Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. This is Satyam Jain and this is the next lecture in the economy series. We have already completed 350 questions and in this particular lecture we'll be doing from question number 351 to question number 400. अगर आपको इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को प्लग इन करके बैठ जाइए. करंट, स्टैटिक, कुछ भी, everything will be dealt with. Okay, so let us directly start from question number 351 which is part of what the budgeting process and tax. ठीक है, बजटिंग प्रोसेस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. नाउ इट इज़ द टाइम टू रीड टैक्स. तो टैक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं आज 351 से 400 तक. ओके, देन इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी कवरिंग दीज टू टॉपिक्स और उसके नेक्स्ट लेक्चर में दीज टू टॉपिक्स एंड विल बी डन. ठीक है, चलें. Okay, so that's the first question. Which state has got the maximum GST compensation from center in the 5-year period from July 1st 2017 to 30th June 2022? मैं आपको सीधा सीधा 3 स्टेट्स बता देता हूँ, याद रखना. सबसे टॉप पे आती है आपकी महाराष्ट्र, फिर नेक्स्ट नंबर पे आती है आपकी कर्नाटका और फिर नेक्स्ट नंबर पे आती है आपकी गुजरात. क्लियर, ये 3 स्टेट्स याद रख लो. इन्हीं से क्वेश्चन अगर ये आएगा, क्योंकि कंपेंसेशन को लेके और कंपेंसेशन सेस को लेके, इन सब चीज़ों को लेके इस बार न्यूज़ काफ़ी फैली हुई थी. ठीक है, तो ये आप याद रख लो, ये 3 स्टेट्स याद रख लो, उससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इट हैज़ लेड टू द हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्सेस. हाँ, पहले बहुत सारे टैक्स थे, उनका हार्मोनाइजेशन हो गया है. सो दिस इज़ करेक्ट. देयर इज़ नो जीएसटी लेविड इन द एंटायर सप्लाई चेन इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स. तो देखो क्या होता है कि जीएसटी जितना भी एक्सपोर्ट्स पे लिवाई होता है, जितना भी लगता है, गवर्नमेंट उसको क्रेडिट बैक कर देती है सप्लायर्स को. तो फाइनली ये माना जाता है कि जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया में वो जीएसटी के पर्सपेक्टिव से क्या है, ज़ीरो रेटेड हैं. ओके, सो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया. तो जितना भी लगता है, जितना भी जीएसटी होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, क्रेडिट बैक हो जाता है एक्सपोर्ट्स को, एक्सपोर्टर्स को. क्यों किया जाता है ये, ताकि एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके. तो आंसर क्या हो गया इसमें, बोथ 1 and 2. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाइज नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी टू फाइनेंस द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड. ठीक है, करेक्ट है. एक कोई ड्यूटी है, द नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी, द NCCD, और ये क्या करती है, फाइनेंस करती है एनडीआरएफ को. तो ठीक है, दिस इज़ कूल, नो इश्यूज़ ने. एनडीआरएफ के में पैसा होना ज़रूरी है और इसके लिए ये किया जाता है. और ये जो एनडीआरएफ है किसके अंदर आता है, ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है. तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आंसर हो गया आपका सी. Consider the following statements regarding import of goods in India. They are treated as interstate supplies for GST. ओके, हाँ ठीक है. तो जैसे इंटरस्टेट पे क्या लगता है, IGST लगता है ना, तो वैसे ही जो भी इंपोर्ट होते हैं उन पे भी क्या लगता है, IGST लगता है. पहले तो मैं स्टार्टिंग में, मतलब बहुत पहले जब GST आया था, तो जब पढ़ते थे तो तब तो ऐसे कंफ्यूज हो जाता था मैं कि ये IGST में आई इम्पोर्ट ही है. तो नहीं, ऐसा नहीं है. दिस IGST में आई मीन्स इंटीग्रेटेड. ओके, क्योंकि यहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों में पैसा बट जाता है, तो इंटीग्रेटेड है वो. लेकिन इंपोर्ट पे भी यही लगता है, तो ये हो गया ठीक. कस्टम ड्यूटी एंड IGST बोथ आर एप्लीकेबल. इंपोर्ट्स पे बिल्कुल सही है. इंपोर्ट्स जीरो रेटेड है नहीं, एक्सपोर्ट्स जीरो रेटेड है, वो हमने देख लिया. इंपोर्ट्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, A 1 and 2 ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक वे बिल. इट इज़, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल क्या होता है, देखो कोई भी आपको प्रोडक्ट है वो आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मान लो भेजना है. ठीक है, कहीं भी भेजना है, कैसे भी उसको ट्रैवल कराना है, तो उस पर आप एक बिल जनरेट करते हो, उस पर लिख के देते हो कौन इसे भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, क्या डेस्टिनेशन है, किस रूट से जाएगा. अगर 50,000 से ऊपर का कोई भी सामान आप भेज रहे हो तो ई वे बिल जनरेट करना एक कंप्लायंस है, एक मैंडेटरी चीज़ है, ये आपको करना ही करना पड़ता है. तो इससे क्या हो जाता है, जो टैक्स आप इवेड कर देते हो कई बार उसको मूवमेंट कराने में, सामान भेजने में, वो अब नहीं होगा. तो आप अगर कहीं भी जा रहे हो, आपसे आपके डॉक्यूमेंट चेक करे जाए तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ई वे बिल जनरेटेड है. तो इट इज़ मैंडेटरी एज पर द GST लॉ. येस, 50,000 से ऊपर पे होता है, येस, एंड इट विल चेक टैक्स इवेजन, करेक्ट. तो इसका आंसर क्या हो गया, डी. कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम रिगार्डिंग कंपोजिशन स्कीम इन द GST. ओके, अब कंपोजिशन क्या होता है कि देखो मान लो कोई स्मॉल बिजनेस हाउस है. ओके, उसका मान लो टर्नओवर जो है वो 40 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में है. तो अब क्या है कि वो बहुत सारे टैक्स के सिस्टम में ना फंस के एक ही चीज़ पे कंपेंसेशन दे देता है. ठीक है, फ्लैट रेट पे कंपेंसेशन दे देता है वो. तो इट एग्जेम्प्ट्स स्मॉल टैक्स पेयर्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ GST. इट अलाउज स्मॉल बिजनेसेस टू पे टैक्स एट अ फिक्स % ऑफ देयर टर्नओवर. ये मैंने बताया ये आपको अभी कि क्या करता है, एक फिक्स रेट पे आप कैसे पे कर सकते हो वो आपको ये अलाउ कर देता है. ठीक है, तो एग्जेम्प्ट कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे लिखा तो है फिक्स रेट पे कर रहा है GST, तो एग्जेम्प्ट कैसे कर देगा, तो ये गलत हो गया. रिड्यूसेस द कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस. हाँ,
क्योंकि मान लो आपको सीए लेना पड़ रहा है, उस सबको करना पड़ रहा है, फिर आप बाद में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के चक्कर में पड़ रहे हो, तो उस सारे में कंप्लायंस कोस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो वो पूरा का पूरा ये कम कर देता है। तो इसका आंसर हो गया 2 एंड 3। यहाँ से एक बात याद रख लेना कि जो भी कंपेंसेशन स्कीम में पैसे भर रहा है वो बिजनेस कभी भी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। ये लाइन याद रख लेना मेरी, पूछेगा यूपीएससी तो यही पूछेगा। इसका आंसर हो गया 2 एंड 3। विच एजेंसी डील्स विद द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू जीएसटी प्रॉफिटियरिंग। अगर जीएसटी प्रॉफिटियरिंग कोई कर रहा है तो उसको कौन डील करता है? इट इज़ डेल्ट बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले इसके लिए क्या बॉडी थी हमारे पास? अलग से बॉडी थी, नेशनल एंट्री प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, नापा जिसको बोलते थे। लेकिन अभी लास्ट ईयर से ही इन लोगों ने क्या बना दिया? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया। अब वही इन सारी चीज़ों को देखती है। सो इसका आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इट विल बी बाइंडिंग ऑन सेंटर एंड स्टेट फॉर टैक्स रेट चेंजेस और फ्रेमिंग ऑफ रूल्स अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? रिकमेंडेशन किसकी? जीएसटी काउंसिल की। अब इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट पे आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने बोला था कि जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं वो लार्ज नेचर में रिकमेंडेटरी रहेंगी। ठीक है, बाइंडिंग नहीं रहेंगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में वो बाइंडिंग होंगी। ओके, कुछ स्पेसिफिक केसेस में वो बाइंडिंग होगी। तो सर ने वही वाली चीज़ यहाँ पे दे रखी है, जैसे ये वाला है, ये है उसमें कि ये बाइंडिंग होगी किस पर्टिकुलर केस में? फॉर टैक्स रेट चेंजेस और फ्रेमिंग ऑफ रूल्स अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इन पर्टिकुलर केसेस में क्या होगा? अगर आपको टैक्स रेट चेंज करना है या सीजीएसटी एसजीएसटी में कुछ रूल्स फ्रेम करने हैं, तो ऐसे केसेस में इट विल बी बाइंडिंग। एंड इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन प्राइमरी लेजिस्लेशन लाइक अमेंडमेंट्स इन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर आप बेसिक अमेंडमेंट्स कर रहे हैं प्राइमरी लेजिस्लेशंस में, तो मतलब कहाँ बाइंडिंग होगा? इन सेकेंडरी लेजिस्लेशन। सेकेंडरी लेजिस्लेशन मैंने आपको 2018 के आज के ही वीडियो में पढ़ाया था। सेकेंडरी लेजिस्लेशन है ना, यानी कि रूल्स वगैरह। और प्राइमरी लेजिस्लेशन मतलब जब मेन जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है, वो क्या हो गया? प्राइमरी लेजिस्लेशन। तो उस केस में बाइंडिंग नहीं होगी, तो ये याद रखना, क्योंकि ये रिसेंट में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है। तो सेकेंडरी लेजिस्लेशन में बाइंडिंग, प्राइमरी लेजिस्लेशन में नॉट बाइंडिंग। क्लियर हो गया? सी इसका आंसर है। ओके, द टर्म क्राउड आउट इन द इकोनॉमी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, क्राउड आउट का मतलब क्या होता है? जब मान लो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बोरो कर ले, और गवर्नमेंट के बोरो करने की वजह से अब एक तरह से प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनके बोरो करने के लिए बचे ही ना। ठीक है, या फिर उनको ज़्यादा महंगे पे बोरो करना पड़े, इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट इसका प्राइवेट बोरोवर्स का, कॉर्पोरेट बोरोवर्स का। तो पहला स्टेटमेंट है इंक्रीज पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग रिप्लेसेस प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग। इंक्रीज पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग क्या कर रही है? प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग को रिप्लेस कर रही है। कैसे हो रही है क्राउडिंग आउट में? हाउ डज इट हैपन? क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी तो क्या करेगी? इट विल स्पेंड मोर। अगर प्राइवेट ज़्यादा बोरो करता तो कौन ज़्यादा स्पेंड करता? प्राइवेट। लेकिन अभी गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो कर रही है, पब्लिक सेक्टर जो है वो ज़्यादा बोरो कर रहा है, तो अब वो ज़्यादा स्पेंड करेगा। तो जो प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी, पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग ज़्यादा हो गई। क्लियर? सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग थ्रू बोरोड मनी लीड्स टू हार्डनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। वही चीज़ मैं कह रहा था, गवर्नमेंट ने क्या किया? मार्केट से पैसा उठा लिया, तो मार्केट में जो है वो कम पैसा बचेगा। जो तब कम पैसा बचता है तो वो कैसे इंटरेस्ट रेट पे जाता है? ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे। पहले कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये चीज़ में। गवर्नमेंट स्पेंडिंग यूजेज अप फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट वुड अदरवाइज बी यूज्ड बाय प्राइवेट फर्म्स। ठीक है, ये तो उसका डेफिनेशन ही हो गया। गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग अ सर्विस और गुड दैट वुड अदरवाइज बी अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट इंडस्ट्री। सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं? क्राउडिंग आउट के बारे में करेक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट वो सर्विस देने लगेगी जो पहले मतलब गवर्नमेंट ना देती तो प्राइवेट देता। ठीक है, इस तरीके से है ये। अब इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? क्राउड इन। तो टारगेटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्ट्स एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ इन द शॉर्ट रन। गवर्नमेंट क्या करता है क्राउडिंग इन में? जो स्पेंडिंग है वो एज अ फैसिलिटेटर कर देता है कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर प्राइवेट हाउसेज, फॉर कॉर्पोरेट हाउसेज टू कम इन एंड स्पेंड। ठीक है, तो ये टारगेटेड स्पेंडिंग होती है शॉर्ट रन में, ताकि लॉन्ग रन में केपेबल बनाया जा सके प्राइवेट सेक्टर को। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सेकेंड है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कॉम्प्लीमेंट्स द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सही हो गया, उसका उल्टा है बिल्कुल। गवर्नमेंट स्पेंडिंग सब्सटीट्यूट्स द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नो, दिस इज क्राउडिंग आउट।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग बूस्ट्स द डिमांड फॉर गुड्स विच इन टर्न इंक्रीजेस प्राइवेट डिमांड। करेक्ट आंसर क्या हो गया 1, 2 एंड 4। क्राउडिंग इनमें क्या है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को टू इंक्रीज इट्स आउटपुट, टू इंक्रीज द डिमांड, टू इंक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ों में इट इज क्राउडिंग इन द प्राइवेट सेक्टर। ओके नेक्स्ट है 361, हायर ग्रोथ रेट रिलेटिव टू इंटरेस्ट रेट मेक्स द डेट सस्टेनेबल। अभी आपको नहीं है इकोनॉमी की जानकारी तो भी समझ में आ रहा है ना पढ़ के। आप अपना सोचो, आपने मान लो एक स्टूडेंट लोन लिया है या कैसे भी ब्याज उठाया है, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो उससे बेटर रेट पे ग्रो कर रही है, तो अब आपका डेट सस्टेनेबल है कि नहीं है? भूल जाओ इकोनॉमी को, खुद के ऊपर सोचो, कितना सिंपल बन जाएगा ये क्वेश्चन। लॉन्ग मेच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ डेट रिड्यूसेस द रोल ओवर रिस्क। देखो रोल ओवर रिस्क क्या होता है, आपने लोन ले लिया, लोन की जो वापस करने की जो तारीख है वो पास आ गई है, लेकिन आपके पास लोन वापस करने के पैसे ही नहीं है, इसको बोलते हैं रोल ओवर का रिस्क। अब मुझे बताओ ये शॉर्ट टर्म में ज़्यादा होगा कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होगा? आपको मैं आज 1 करोड़ रुपए दूं, आपको इमेंस नीड है, ठीक है, आप उन्हें खर्च कर दो, जहां भी करना है कर दो, और मैं 1 हफ्ते बाद ही आपसे वापस मांगने लगूंगा, आपके पास होंगे? लेकिन मैं आज से 10 साल बाद वापस मांगू, क्या पता आपके पास हो, भगवान करे हो, लीगल मीन से, है ना, दूसरे तरीकों से नहीं, वो तो गड़बड़ हो जाएगी। राइट, समझ में आ गई बात? तो लॉन्ग मेच्योरिटी की जो प्रोफाइल होते हैं, जो डेट होते हैं, उन पे रोल ओवर रिस्क क्या होता है, कम होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन जीएसटी। देखो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर समझो क्या होता है। मान लो आपने आटा खरीदा, ठीक है, आपने उस आटे से बनाई ब्रेड, और ये ब्रेड आपने बेच दी कंज्यूमर को। अब जब आपने आटा खरीदा तो आपने पे किया 18% का, सपोज करो, जीएसटी। मुझे पता नहीं क्या रेट है आटे पे जीएसटी का, लेकिन सपोज कर लेते हैं। ये ब्रेड जब आपने कंज्यूमर को बना के बेची तो कंज्यूमर से आपने लिया 5%, क्योंकि ब्रेड पे 5% ही जीएसटी था। तो अब ये जो ब्रेड कंपनी है ये पे कर रही है 18% जीएसटी, कंज्यूमर से मिल रहा है 5% जीएसटी, तो ये 13% का क्या करेगी? ये गवर्नमेंट को बोलेगी भैया एक काम करो, 13% का जो जीएसटी हमें वापस करो। राइट, इट विल आस्क द गवर्नमेंट टू पे द डिफरेंस बैक। तो गवर्नमेंट को आखिर में कितना जीएसटी मिला? 5% मिला, जबकि मिलना कितना चाहिए था? 18% मिलना चाहिए था। गवर्नमेंट ने तो 18% चाहा था, इसलिए आटे पे 18% लगाया था। समझ में आई बात? तो इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जब रॉ मटेरियल्स पे जो जीएसटी है वो ज्यादा हो फाइनल प्रोडक्ट से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ऐसे होना चाहिए बेसिकली कि ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये है आपका रॉ मटेरियल, तो इस तरीके से बढ़ता हुआ जाना चाहिए, लेकिन इस केस में ये ऐसे हो जाता है, तो इन्वर्ट हो गया ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्लियर सर? ओके, पहला देखो अब, इट इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल टैक्स स्लैब्स इन आर जीएसटी स्ट्रक्चर। बहुत सारे टैक्स स्लैब होंगे तो ऑब्वियसली चांसेस ज़्यादा रहेंगे ये होने के। देखा ना अभी हमने, 5 भी था, 18 भी था, कहीं 8 भी होगा, कहीं और कुछ होगा, 12 होगा, कुछ भी होगा, तो इसकी वजह से इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इससे गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि जिसने ज़्यादा वो पे किया है वो तो अपना वापस मांग लेगा। तो जो जीएसटी कलेक्शन है गवर्नमेंट का वो हिट किया है, वो रिड्यूस हुआ है। तो आंसर क्या हो गया इस केस में? सी। चलिए आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूज ऑफ आधार फॉर बेनिफिट ट्रांसफर। आधार का यूज कर रही है गवर्नमेंट फॉर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ओके, द मनी कैन बी विड्रॉन ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो पैसा इस सब के लिए बेनिफिट ट्रांसफर के लिए लगता है वो सिर्फ कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जा सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो उस केस में तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से भी निकालोगे ना। द मनी कैन बी ड्रॉन ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझ में आई ये चीज? है ना, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकते हैं इसका यूज, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगले स्टेटमेंट में देखो ना, द स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो यूज, तो इससे ही हो गया। राइट, तो पहला गलत दूसरा ठीक, पहला गलत दूसरा ठीक है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक आधार मैंडेटरी फॉर ऑथेंटिकेशन टू प्रोवाइड एनी सब्सिडी। ये सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया था कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को कर सकती है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आया था ना, ये सेम क्वेश्चन आया था 2020 में शायद, सबसे पहला क्वेश्चन जो था, 20 या 21 में, 20 में, हाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो था। यस यस, 2020 सेट ए फर्स्ट क्वेश्चन।
उसमें ये था ना कि कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कुछ चीज़ें निकल रही हैं तो ऐसी सर्विसेज के लिए आधार को मैंडेटरी किया जा सकता है। वही स्टेटमेंट यहाँ पे घुमा के पूछा है। इट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टू इंडिविजुअल हु आर रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। हाँ ठीक है, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर। 182 डेज की लिमिट होती है। 182 डेज से अगर आप ज़्यादा रह रहे हो इंडिया में तो आपको इसके तहत दिया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2, 3 एंड 4। When a portion of public debt falls due, refinancing of public debt is done by selling new bonds and using proceeds to pay off holders of maturity bond. सही है। क्या कह रहा है कि when a portion of public debt falls due, एक पब्लिक डेट आपने ले रखा था, ओके अब उसका टाइम आ गया, अब आपको उसको पे करना है। तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन होता है रीफाइनेंसिंग का। अब ये बोल रहे हैं कि रीफाइनेंसिंग क्या होती है, तो रीफाइनेंसिंग कुछ नहीं होती, आप नए बॉन्ड भेज देते हो पब्लिक को, उससे जो पैसा आता है उससे पुराने बॉन्ड को पैसा उतार देते हो, बस दैट इज इट। दिस इज कॉल्ड रीफाइनेंसिंग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग मैंने कल के लेक्चर में पढ़ा है। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देता है इकोनॉमी में, यस। ज़्यादा पैसा आएगा इकोनॉमी में, डिमांड बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है, यस। ज़्यादा पैसा आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। इट इज़ यूज एज ए डेवलपमेंटल टूल बाय डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा इंडिया में क्या चाहेगी कि वो डेफिसिट में रहे और उसको फाइनेंस करती रहे ताकि वो इकोनॉमी का चक्का चलाती रहे। इट इज़ डन बाय इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये किसी भी तरीके से किया जा सकता है। इट डज नॉट मैटर कि गवर्नमेंट इसको कैसे कर रही है, एट द एंड इट मैटर्स कि डेफिसिट फाइनेंसिंग होनी चाहिए। सो द स्टेटमेंट ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्सोलिडेटेड सिंकिंग फंड। कॉन्सोलिडेटेड सिंकिंग फंड, अब देखो आपने नया शायद ना सुना हो अभी तक, बट होता क्या है ये स्टेट गवर्नमेंट एक फंड है जो आरबीआई के साथ मेंटेन करती है एज अ बफर फॉर द रीपेमेंट ऑफ देयर लाइबिलिटीज। क्या है? स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई के पास फंड है, मेंटेन करती है ताकि अपनी लाइबिलिटीज को रीपे कर सके। इट इज काइंड ऑफ अ बफर। तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए? करेक्ट हो गए। ठीक है। इन्फ्लेशन टैक्स एक्ट्स एज अ टैक्स इन द इकोनॉमी, दिस टैक्स इज रिग्रेसिव, कल ही पढ़ाया था ये। कंसिडर द फॉलोइंग, ये पूरा का पूरा सिस्टम कल पढ़ा चुका हूँ। बजट वाला लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 50 MCQs हैं उसके, अच्छे से कर लो, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। 2 पार्ट्स में है वो, वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स विद विच द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड इफेक्टिवली टू 25.17। तो अब ये इस वाले बजट में जो टैक्सेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो आ गया है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को कम करके 25.17 कर दिया इफेक्टिव टैक्स रेट को। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक कंपनीज, इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ द कंपनीज आर नॉट अवेलिंग वेरियस टैक्स एग्जेम्पशंस एंड द अबव रेट इज इंक्लूडिंग सेस एंड सरचार्ज। सारे स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट है। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनीज कौन सी होती हैं? देखो, एक होती है इंडियन कंपनीज, एक होते हैं फॉरेन कंपनीज। ओके, इंडियन कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, फॉरेन कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। एक होती है डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है? ये इंडियन कंपनी भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, लेकिन ये इंडिया में प्रॉपर अपना टैक्स वैक्स पे कर रही है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अगर ऐसा है तो इसको डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं। तो जो ये टैक्स रेट है ये सारी डोमेस्टिक कंपनीज पे लग सकता है, यस, अगर वो कंपनियां कोई और टैक्स एग्जेम्पशंस ना ले रही हों तो। एंड लास्टली जो ये रेट है, इट इंक्लूड्स द सेस एंड सर चार्ज। आपको वो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, कुछ नहीं होता, जो टैक्स रेट है वो 22% है। ओके, इस 22% पे 10% लगेगा सरचार्ज, क्योंकि सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। तो 22 पे 10% लग गया तो 2.2 आ गया, तो 22 + 2.2 24.2। अब इस 24.2 पे लगेगा 4% का सेस, तो 4% का इस पे सेस लगेगा तो ये आ जाएगा 0.968, यानी कि 0.97 लगभग। तो फाइनल क्या हो गया? 24.2 + 0.97, इसको जोड़ लो कितना बैठ रहा है, तो ये आ गया 25.17। यही है इफेक्टिव टैक्स रेट आजकल का। 25.178 कह लो या 25.168 कह लो। ठीक है सर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इक्वलाइजेशन लेवी, ऑलरेडी आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2018 शायद। इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, हाँ बिल्कुल। इक्वलाइजेशन लेवी क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है? बताओ। डायरेक्ट टैक्स है, पहले ही भी पढ़ा है मैंने, आज भी बताया था दिन में ही क्वेश्चन में। इट इज इम्पोज ऑन अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, नो, इट इज इम्पोज ऑन रेवेन्यू, क्योंकि प्रॉफिट तो आप शिफ्ट कर सकते हो। इट इज एप्लीकेबल ऑन नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, करेक्ट। भाई क्या होता है कि मान लो गूगल वगैरह है, ठीक है, अब जब तक इंडिया में जब तक ये डिजिटल बूम इतना नहीं हुआ था तब तक तो ठीक है, इतना कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन डिजिटल बूम होने के बाद हर इंसान इंटरनेट चला रहा है, इंटरनेट पे इतने सारे एडवर्टीजमेंट देख रहा है, उस एडवर्टीजमेंट से गूगल पैसा कमा रहा है, लेकिन इस पैसे पे वो लोग कुछ भी टैक्स नहीं भर रहे हैं, क्योंकि गूगल ये कह देगा कि हम तो यूएसए में वो हैं, रजिस्टर्ड हैं, राइट। तो अगर आप रजिस्टर्ड इंडिया में, इंडिया की रेजिडेंट एंटिटी नहीं हो,
तो आप उस पर टैक्स नहीं भर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बोला ये तो गलत चक्कर है। तो इसके चलते गवर्नमेंट इक्वलाइजेशन लेवी लेके आया कि आप इतने परसेंट का एक टैक्स रेट भरोगे। अगर आप डिजिटल ऐड दिखा रहे हो, आप 6% का टैक्स भरोगे। अब बात है प्रॉफिट पे कि रेवेन्यू पे, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी देशों में है, सारे के सारे उसके बुक्स हम कैसे चेक करेंगे कि उसका कितना एक्सपेंडिचर है, क्या है? तो सीधा सीधा लगा दिया भाई रेवेन्यू है, और इस रेवेन्यू पे प्रॉफिट आपका, इस रेवेन्यू पे आपका ये टैक्स जो है वो लगेगा, कैलकुलेशन लेवी लगेगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे 1 एंड 3। इसी के चलते एक और कॉन्सेप्ट आ गया था, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, और ये न्यूज़ में रहता भी है, जीएमटी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जीएमटी के बारे में क्या है। अब देखो ये वाला स्टेटमेंट आई वांटेड टू फोकस अपॉन, अ कंट्री कैन कीप द टैक्स रेट बिलो जीएमटी। मान लो जीएमटी लगा दिया 6% का, ठीक है, तो वैसे क्या माना जाता था, इसका फुल फॉर्म भी देखो यही है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो मिनिमम है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक कंट्री इससे नीचे का चार्ज नहीं कर सकती है, कर सकती है। अ कंट्री कैन कीप द टैक्स रेट बिलो जीएमटी, बट द फॉरेन फर्म्स ऑपरेटिंग in that country can be asked to pay the difference of GMT and the country's tax rate to the home country। मतलब मान लो 6% का GMT है, इंडिया ने बोला चलो हम क्या काम करेंगे 5% ही लेंगे, लेकिन अब इंडिया क्या कह सकती है गूगल को कि जो ये 1% का डिफरेंस है ना, ये आप यूएसए की गवर्नमेंट को पे करोगे, ये कहा जा सकता है। सो दिस इज द आंसर, ये याद रखना, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके डीप में नहीं पूछेगा कि इसके पिलर्स क्या हैं, वो सब क्या है, वो सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये बेसिक इसका याद रहना चाहिए हमें। विच डिपार्टमेंट डिसाइड्स द आउटले फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए? सो इट इज़ द पब्लिक फाइनेंस डिवीजन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कल बताओ, मैंने कल एक और चीज़ के लिए बताया था डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, और ये वाला डिपार्टमेंट भी बताया था मैंने किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो बताओ इन दोनों का आंसर बताओ क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स ग्रांट टू स्टेट्स टू इंप्लीमेंट दीज स्कीम्स। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्ट, ये तो हमने सुना ही है ना, पढ़ाई है हमने, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उस पर एक सर्टेन जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर्स, ये भी कल बता चुका हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्योंकि ये कैसा एक्सपेंडिचर होगा, ये मोस्टली ऐसा एक्सपेंडिचर होगा जो सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, ऐसी चीज़ों पे गया होगा, हेल्थ, एजुकेशन, इन चीज़ों पे गया होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर्स द अमाउंट टू इधर स्टेट कंसोलिडेटेड फंड और डायरेक्टली टू स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट पैसा जो है वो स्टेट को दे दिया जाता है सेंटर के द्वारा, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये कहाँ जाता है? अब ये इस तरीके से नहीं जाता, इन दोनों रूट से पहले जाया करता था। अब ये स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज वाला रूट है, ये बंद कर दिया गया है, अब सिर्फ ये रूट एक्टिव है। तो इसका आंसर थर्ड कट जाएगा, और इसका आंसर क्या हो गया 1 एंड 2। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। ओके, तो इट कम्स अंडर द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, करेक्ट। कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नो। जब ये करेक्ट हो गया तो ये तो इनकरेक्ट होना ही है। एंड टू एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये सॉल्यूशन है फॉर प्रोसेसिंग पेमेंट रिकंसिलेशन रिपोर्टिंग ऑफ सेंट्रल स्कीम्स, करेक्ट। ट्रैक्स फंड यूटिलाइजेशन अप टू लास्ट माइल फॉर सेंट्रल स्कीम्स, करेक्ट। दोनों क्या है, जनरल एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो करेक्ट होनी ही है। तो आंसर आपका 1, 3 एंड 4। द पूल ऑफ टैक्स रिसोर्सेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विच इज शेयर्ड विद द स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि इनमें से क्या फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को ना देना पड़े, इसमें से क्या है? तो सेस एंड सरचार्ज नहीं देने पड़ते हैं। अब हमने ऊपर पढ़ा ना, कहाँ चले जाते हैं, कुछ इधर चले गए एग्रीकल्चर के लिए, कुछ चले गए डिजास्टर के लिए, कैलेमिटी के लिए, अलग अलग। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये तो कैसे ही देगा। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस तो वो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में कितना पैसा खर्च हो गया, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या देगा? सो नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ द डिविजिबल पूल, तो ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है। टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल भी नहीं है। नेशनल कैलेमिटी कंटिंग, भाई यूनियन टेरिटरीज का टैक्स रेवेन्यू वो स्टेट क्यों देंगे? नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी ड्यूटी है, तो मैंने अभी बताया ही आपको। सो इनमें से कुछ भी देने की नीड नहीं है, आंसर हो गया डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 15th फाइनेंस कमीशन। इट हैज रिकमेंडेड अ डिवोल्यूशन ऑफ 41%, सही बात है, पिछली बार 42 था, इस बार 41, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला कम हो गया। इट हैज़ रिकमेंडेड स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट बेस्ड ऑन देयर स्पेशल नीड्स, बिल्कुल सही है। एंड इट हैज़ रिकमेंडेड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, ये यूपीएससी ने 14th फाइनेंस कमीशन दे के पूछ लिया था स्टेटमेंट, जबकि नहीं 14th फाइनेंस कमीशन में नहीं, ये 15th फाइनेंस कमीशन में ही आया था। सो द स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट एंड योर आंसर इज डी इन दिस पर्टिकुलर केस। विच यूटी और स्टेट का पर कैपिटा
एस जी डी पी हैज़ बिन टेकन एज रेफरेंस बाय द 15th फाइनेंस कमीशन फॉर कैलकुलेटेड इनकम डिस्टेंस। तो ये हरियाणा का लिया है, ये याद रखना। हरियाणा का जो स्टेट जीडीपी है उसको लिया है ये देखने के लिए कि कौन किससे कितना दूर है, इनकम डिस्टेंस से कितना दूर है। सो दिस इज बी। सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑन द सिक्योरिटी ऑफ consolidated fund of India, outstanding liabilities in the public account of India and of budget liabilities। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट में कैलकुलेट होती हैं एज पर FRBM 2003। ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो लाइबिलिटी बची है इसी को क्या बोलते हैं? दिस इन इटसेल्फ इज नोन एज द पब्लिक डेट। आई बात समझ? ओके। दूसरा इज द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पे जो लाइबिलिटी है तो ये भी काउंट होता है। एंड तीसरा इज द ऑफ बजट लाइबिलिटी। ऑफ बजट लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एंटिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओन्ड या कंट्रोल्ड कोई एंटिटी है और उस पे किसी ने फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, उस कॉर्पोरेट पे, उस एंटिटी पे कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो अब वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटी मानी जाती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डेट माना जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में द आंसर इज ऑल ऑफ दिस डी। ठीक है। ये इतना डीप में नहीं पूछेंगे, आप बस इसमें हल्का सा याद रख सकते हो कि क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूड होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भी जो लाइबिलिटी है, पब्लिक अकाउंट पे भी है एंड ऑफ बजट भी जो है, ये सारी की सारी इसमें काउंट होती है। आप इतना याद रखो, इसके डिटेल में नहीं जाएगा कमीशन। द पब्लिक डेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, NRI डिपॉजिट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इसमें से पब्लिक डेट क्या क्या है? ऊपर अभी बताया मैंने, ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज है, ये सब पब्लिक डेट में नहीं आता है। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट, चाहे कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, वो पब्लिक डेट होता है। ओके। बाकी ये ECB कितना ले रहा है, FDI कितना आ रहा है, ये किसका है? ये कंपनीज का है, बैंक उसका है, PSUs का है। NRI कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, ये बैंक का है। सो इस केस में सिर्फ पहला करेक्ट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ पब्लिक डेट? सबसे ज़्यादा पब्लिक डेट जो है वो किसका है पूरे मतलब इंडिया में? तो इसका अगर आपको याद रखना है तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स का होता है पब्लिक डेट, इट इज़ नियर अबाउट 38 या 40% ऐसा कुछ। फिर नेक्स्ट नंबर पे होता है इंश्योरेंस कंपनीज का अराउंड 25%। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है RBI का अराउंड 15%। तो 40, 25, 15 मतलब 80% तो इन्हीं का ही हो गया पूरे उसमें। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट? देखो अब ये डिफरेंस समझो, यहाँ पे ये नहीं लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट, यहाँ पे क्या लिखा है? इंडियाज एक्सटर्नल डेट। तो इंडिया में तो इंडिया की गवर्नमेंट भी आ जाएगी, इंडिया की प्राइवेट कंपनीज भी आ जाएंगी, PSUs भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, येस। NRI के डिपॉजिट, येस। इन्वेस्टमेंट मेड बाय पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, येस। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, येस। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आया समझ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट और इंडिया का डेट दोनों कैसे अलग है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 381। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज एक्सटर्नल डेट। वापस से वही है, इंडिया के एक्सटर्नल डेट के बारे में निकालना है। इट इज अराउंड 20% ऑफ GDP एंड सॉवरेन डेट इज लेस देन 5% ऑफ GDP एंड कमर्शियल बोरिंग हैज द हाइएस्ट शेयर इन इंडियाज एक्सटर्नल डेट। तो मैं पहले बता चुका हूँ। तो ठीक है, इंडिया का एक्सटर्नल डेट इस टाइम कितना है? येस, इट इज अराउंड 20% ऑफ GDP। ओके। सॉवरेन डेट अभी भी 5% से कम है, 4% है बेसिकली, अगर याद रखना हो तो। सॉवरेन डेट कितना है? 4% ऑफ GDP है। टोटल इंडिया का एक्सटर्नल डेट कितना है जो अभी ऊपर पढ़ा हमने? इट इज 20% ऑफ GDP। एंड लास्ट में इसने क्या पूछा? कमर्शियल बोरिंग्स हैज द हाईएस्ट शेयर इन इंडियाज एक्सटर्नल डेट, येस। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि कमर्शियल बोरिंग जो है उनका हाईएस्ट है, ये किसी PYQ में ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूपी डिनोमिनेटेड इंडियाज एक्सटर्नल डेट? रूपी डिनोमिनेटेड, तो FI परचेजिंग कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड, येस इट इज डिनोमिनेटेड इन रूपी, इंडिया में आके परचेज कर रहे हैं। मसाला बॉन्ड तो होते ही हैं। एंड नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक में है तो वो भी रुपये के तहत वो है, जमा कर रखे हैं, डिपॉजिट कर रखे हैं, तो इट इज ऑल्सो वॉट? रूपी डिनोमिनेटेड। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी कंपोजिशन of India's external debt. More than 50% debt is denominated in US dollars. More than 50% debt is denominated in US dollars. This is a correct statement. ये UPSC ने क्या बोल दिया था?
ऑल ऑफ बोल दिया था, तो ऑल ऑफ नहीं, मोर देन 50%। एंड लेस देन 10% डेट इज डिनोमिनेटेड इन इंडियन रूपी, नहीं, 55% यूएस डॉलर, 30% इंडियन रूपी, तो यही हो गया 85%। फिर 6% एसडीआर, और बाकी फिर येन एंड यूरो। ये हैं टॉप 5 जिसमें इंडिया का डेट डिनोमिनेटेड है। ठीक है, सबसे पहले डॉलर, फिर दूसरे नंबर पे रूपी, तीसरे नंबर पे एसडीआर, चौथे नंबर पे येन, पांचवें पे यूरो। क्लियर हो गया? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंटर्स एक्यूमुलेटेड डेट इज कंसिस्टेंटली हायर देन ऑल स्टेट कंबाइंड डेट इन द लास्ट डेकेड। Out of total debt of central government, public debt is around 90%. Public debt is primarily contracted at fixed interest rate. ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि सेंटर ने आज तक जितना भी डेट एक्यूमुलेट किया है वो हायर है स्टेट गवर्नमेंट के डेट से पिछले पूरे 10 सालों में, कंसिस्टेंटली हायर रहा है। ये चीज़ हम जानते भी हैं, तभी तो एफआरबीएम ने क्या बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो डेट है वो 40% ऑफ जीडीपी तक हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट का 20% तक हो सकता है, राइट? तो ये तभी तो बोलोगे ना जब इसका हायर है। बात समझ में आई? तो दिस पर्टिकुलर इज करेक्ट। आउट ऑफ टोटल डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट क्या होता है? दोनों, पब्लिक डेट इज इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ऑल्सो। ठीक है, अगर पिछले साल का देखोगे, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, तो गवर्नमेंट का जो टोटल डेट है वो कहीं ना कहीं 130 लाख करोड़ के आसपास है। दिस इज टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट, टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट। इसमें से 120 लाख करोड़ जो है वो कैसा है? पब्लिक डेट है। सो यस, 90% के आसपास है, पब्लिक डेट है। ओके, क्लियर? अगर देखो इसको आपको ऐसे समझना हो तो ऐसे समझो, और इसमें भी मतलब जस्ट टू टेक केयर, इस 120 में भी अगर पूछ ले तो नियरली 115 जो है वो इंटरनल डेट है एंड सिर्फ 5 जो है वो एक्सटर्नल डेट है। तो इंडियन गवर्नमेंट का एक्सटर्नल डेट बहुत कम है। ओके, क्लियर? चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग, हो गया ना सारा, तीसरा स्टेटमेंट क्या था इसका? ओके, पब्लिक डेट इज प्राइमरीली कॉन्ट्रैक्टेड एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। यस यस यस, गवर्नमेंट इस चक्कर में नहीं पड़ती कि इसको बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग बनाना है या ऐसा कुछ करना है, सो इट इज कॉन्ट्रैक्टेड एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग एफआरबीएम 2003? अब एफआरबीएम तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है यूपीएससी के लिए, तो देख लेते हैं। आरबीआई जनरली सब्सक्राइब्स टू द प्राइमरी इश्यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हम देख ही चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आरबीआई को मना कर दिया गया है कि आप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट खत्म हो गए, तीसरा अपना करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, आरबीआई फाइनेंसिस सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट, देख लिया आपने, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक एडवांसेस फ्रॉम आरबीआई इन केस देयर इज अ मिसमैच इन, हाँ एडवांस ले सकता है, वेज एंड मीन्स एडवांस, वो सब हमने देखा है। ठीक है, वही है ये वेज एंड मीन्स एडवांस, उसी के तहत ये पैसे लिए जा सकते हैं। सो द आंसर हियर इज 3 ओनली। ओके, स्टेट नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंटर फॉर देयर बोरोइंग, स्टेट को प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी कब? ये यूपीएससी ने पूछ लिया, मैंने आज सुबह ही पढ़ा है। क्या कोइंसिडेंस है? कितने आज सुबह के क्वेश्चंस में से कितने आ रहे हैं? 2018 के पेपर में आज सुबह मैंने सब पढ़ाया है। इफ दे हैव टेकन डेट फ्रॉम सेंटर एंड देयर आर पेंडिंग ड्यूज, यही पूछा था यूपीएससी ने। सो येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस पर्टिकुलर केस में लेनी पड़ती है परमिशन। इफ देयर इज एन आउटस्टैंडिंग लोन ऑन स्टेट गवर्नमेंट, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी ले रखी है, येस अगेन दिस इज करेक्ट। इफ स्टेट्स आर ब्रीचिंग देयर एफआरबीएम टारगेट, ऐसा कोई भी केस नहीं है कि एफआरबीएम का टारगेट ब्रीच हो गया तो अब अगर बोरो करना है तो लेना पड़ेगा, नो। ओनली इन दीज 2 केसेस, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा ऑलरेडी ड्यू रखा हो स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर कोई ऐसा पैसा ड्यू रखा हो जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटर बना हुआ है। इन दोनों केसेस में अगर स्टेट गवर्नमेंट को और पैसा उधार पे लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेनी पड़ेगी। आंसर 1 एंड 2 हो गया। ठीक है सर। The central government debt, center and state combined, sorry general government debt, the general government debt center and state combined is कितना? It is less than 90% of GDP, काफ़ी हाई है लेकिन 90% of GDP से कम है। ठीक है, FRBM ये कहता है इसको कम करके 60% पे लेके आओ, हम ऑलरेडी इतने ऊपर चल रहे हैं। Consider the following statements regarding forex reserves. The country's forex reserves fully covers the external debt of India. नहीं नहीं, हमने क्या देखा कि एक्सटर्नल डेट हमारा बहुत ज़्यादा है, तो ये मतलब काफ़ी फोरेक्स है हमारे पास लेकिन पूरा कवर नहीं करता। जैसे अभी जो अपना फोरेक्स चल रहा है वो नियरली $550 बिलियन चल रहा है, और जो हमारा एक्सटर्नल डेट है वो 610 से भी ज़्यादा है। 610 क्या बिलियन डॉलर। तो ये जो ये थोड़ा सा अभी कम है, पूरा एक्सटर्नल डेट इंडिया का कवर नहीं होता है इसमें।
सो दिस इज इनकरेक्ट। द कंट्रीज फॉरेक्स रिजर्व्स फुल्ली कवर्स इट्स 1 ईयर ऑफ इम्पोर्ट। एक साल में इंडिया $750 बिलियन का इंपोर्ट करता है। $750 बिलियन कहाँ से कर लोगे? तो नहीं, ये भी गलत है। गुड क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। सो इसका आंसर हो गया डी, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व पूरा कवर एक्सटर्नल डेट नहीं करता और फॉरेक्स रिजर्व एक साल के इंपोर्ट भी पूरे के पूरे नहीं करता। एक साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब इंडिया में करेंसी क्राइसिस आया था 1991 वाला, फॉरेक्स रिजर्व का क्राइसिस आया था, तो हार्डली कुछ ऐसा हफ्ते 10 दिन का बचा था हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ इंपोर्ट कवर। अभी पाकिस्तान की वही तो बैंड बजी हुई है, तो हमारे पास तो फिर भी बहुत है अभी, मतलब और भी कुछ नहीं तो 750 भी है मान लो, ठीक है, और 550 का भी हमारे पास अभी फॉरेक्स है। तो इस हिसाब से भी देखोगे तो 12 12 6 72, 12 दुनी और ये लगभग 9, तो 9 महीने के आसपास का तो है ही, और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 9 मंथ्स के आसपास का तो हम चला ही रहे हैं काम। चलो आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया। इफ द फॉरेन करेंसीज अदर देन डॉलर इन आर फॉरेक्स रिजर्व एप्रिशिएट्स देन फॉरेक्स रिजर्व विल इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर हमारी अगर जितना भी जो करेंसीज है इंडिया में, भाई इंडिया में कौन कौन सी फॉरेक्स रिजर्व होता है? फॉरेन करेंसी होती है, गोल्ड होता है, एसडीआर होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो अब फॉरेन करेंसी कौन कौन सी होती हैं? डॉलर हो सकते हैं, यूरो, पाउंड, येन, यो पर अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ज़्यादातर तो यूएस डॉलर्स में ही है, लेकिन बाकी करेंसीज भी हो सकती हैं। तो अब ये कह रहा है कि अगर बाकी करेंसीज अप्रिशिएट करेंगी, है ना, जो हमारी फॉरेक्स रिजर्व में बाकी करेंसीज हैं, अगर वो अप्रिशिएट करेगी तो हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। करेक्ट। सो द आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी ए। ठीक है सर, एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा मैथमेटिकली समझा देता हूँ ताकि ये थोड़ा इजी रहे समझना। एक सेकंड दो मेरे को। हाँ ओके, जैसे मान लो, सपोज करो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें 100 पाउंड पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मान लो $1 की जो कीमत है आज वो 10 पाउंड के बराबर है, तो यानी कि इसके हिसाब से हमारा कितना हो गया फॉरेक्स? $10 हो गया आज के टाइम पे, ठीक है। अब मान लो पाउंड अप्रिशिएट कर जाता है। पाउंड अप्रिशिएट करने का क्या मतलब है? $1 जो है वो 5 पाउंड के बराबर हो जाए, ठीक है। ये जो एक पाउंड अप्रिशिएट कर गया, तो अब हमारा जो ये 100 पाउंड था ये कितने डॉलर बैठ जाएगा? ये $20 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो जो हमारा फॉरेक्स पहले $10 था, अब वो ये $20 हो गया। तो पाउंड के अप्रिशिएट होने की वजह से, पाउंड के अप्रिशिएट होने की वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। ऐसे अगर पाउंड डेप्रिशिएट कर जाता, मान लो ये $1 जो है ये 20 पाउंड के इक्वल हो जाता, तो जो हमारा पहले ये $10 था अब ये $5 रह जाता। तो अगर पाउंड डेप्रिशिएट कर जाता तो हमारा फॉरेक्स कम हो जाता। इससे डॉलर का भी याद रखना कि अगर डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, अगर डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है, तो हमारा फॉरेक्स क्या होता है? डिक्रीज होता है। बात समझ में आ गई? अगर डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है तो हमारा फॉरेक्स डिक्रीज हो रहा है। ये डॉलर वाली बात पे याद रखोगे यहीं से। चलो नेक्स्ट 390। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन NIIP। ठीक है, अभी देखो ये हालांकि बहुत ही मतलब ऐसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन चलो क्योंकि MCQ आ गया है तो मैं समझा देता हूँ। नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन कितनी कैसी है, उसका नेट। नेट आपको पता है जब भी आ जाते हैं तो हम दिस माइनस दिस करते हैं। अभी देखो ये क्या है? ये डिफरेंस है, ये मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन नेशंस स्टॉक ऑफ फॉरेन एसेट्स। मतलब आप, मतलब इंडिया का फॉरेन एसेट्स का स्टॉक कितना है। इंडिया का कोई फॉरेन एसेट क्या होता है? मान लो इंडिया ने बाहर की किसी कंपनी का कोई स्टॉक खरीदा है, ठीक है, इंडिया की किसी कंपनी ने या किसी ने भी बाहर की कोई फॉरेन कंपनी का कोई शेयर, कोई स्टॉक खरीदा है, तो ये इंडिया का एक एसेट है, फॉरेन एसेट है। तो ये हो गया नेशन का स्टॉक ऑफ फॉरेन एसेट। एंड फॉरेनर्स स्टॉक ऑफ द नेशंस एसेट, तो फॉरेनर ने हमारे कंट्री के क्या क्या एसेट खरीद रखे हैं, इसके बीच का जो डिफरेंस है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसी को मेजर करते हैं हम NIIP से, नेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। समझ में आ गई बात? इंडिया ने टोटली किसी भी फॉरेन कंट्री का, मान लो सपोज करो USA की बात करते हैं, तो इंडियन कंपनीज ने, इंडिया ने USA की कंपनीज या USA की चीज़ों का कितना परचेज कर रखा है, कितना ओन कर रखा है, वो सारा क्या है? हमारा एसेट है, उनकी लाइबिलिटी है। तो हमारा वो सारा क्या है? एसेट है, क्योंकि हमारे पास है वो। तो दिस इज आर फॉरेन एसेट। ऐसे ही फॉरेन कंपनीज का इंडियन कुछ एसेट होगा, इनके जो बीच का डिफरेंस है उसी को मेजर करते हैं हम बाय NIIP। द FDI इनफ्लो इन अ कंट्री विल वर्सन द NIIP पोजिशन ऑफ दैट कंट्री। यस, क्यों? क्योंकि जितना भी FDI इंडिया में आएगा उतना क्या होगा? वो हमारे यहाँ के स्टॉक्स को ओन करेंगे। FDI ये समझाया था ना मैंने, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं।
ओनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारे यहाँ के जब शेयर्स को लेंगे तो वो क्या हो गया, हमारी लाइबिलिटी हो गई, या फिर फॉरेनर्स का इंडियन एसेट ज्यादा हो गया, तो हमारी पोजीशन क्या हो गई, वीक हो गई। करेक्ट। इट रिप्रेजेंट द डेट एंड इक्विटी सर्विस बर्डन, ये मैंने अभी समझाया ही पूरा का पूरा। इंक्रीज इन आर फॉरेक्स रिजर्व विल इंप्रूव आवर एनआईएफई पोजीशन, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास दूसरी करेंसीज का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा अगर हमारा फॉरेक्स बढ़ रहा है तो वो हमारा क्या है, फॉरेन एसेट है। तो इस केस में ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट एंड आंसर क्या आ गया, डी। ओके चलो नेक्स्ट देखें, समझ में आया कॉन्सेप्ट, हालांकि थोड़ा टफ है ये, मतलब थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है, टफ तो नहीं, टेक्निकल है, यूपीएससी शायद ही पूछे, लेकिन स्टिल पता होने में कोई बुराई नहीं है। इंडियाज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया की जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं वो क्या क्या है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यस, एफपीआई डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यस, तो ये है, बिल्कुल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आंसर इज सी। अभी पहले भी तो देखा था शायद ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग सेंटर्स ऑफ बजट बोरिंग, सेंटर की जो ऑफ बजट बोरिंग होते हैं उनके लिए ये पूछ रहा है स्टेटमेंट। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बजट के बाहर जाके, बजट के बाहर जाके कई बार अपने फिजिकल डेफिसिट को वो करने के, मतलब अपनी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए बोरो करती है। ठीक है, अब बजट के बाहर जाके कर रही है तो वो बजट में तो आएगा नहीं, तो यानी कि वो फिजिकल डेफिसिट में दिखाओगे नहीं, वो बजटरी बोरिंग में आएगा नहीं, लेकिन बोरो तो कर रही है, उसी को बोलते हैं ऑफ बजट बोरिंग, बजट से बाहर जाके बोरो करना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है, यस। फिजिकल डेफिसिट का पार्ट है, नहीं, क्योंकि बजट का ही पार्ट नहीं है, तो सेकंड खत्म हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली ब्याज भी देना पड़ेगा, मूल भी देना पड़ेगा। नो ऑफ बजट बोरिंग वर एस्टिमेटेड इन 2022 2023, लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी कोई ऑफ बजट का कोई बोरिंग का एस्टिमेट नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो आंसर इज 1, 3 एंड 4। समझ में आ गया, कई बार बजट के बाहर जाके गवर्नमेंट बोरो करती है कुछ चीजें स्कीम्स वगैरह को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, ऑफ बजट बोरोइंग। द इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, मतलब इंटरनल बजटरी रिसोर्सेज एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज सेंट्रल पीएसयूज के, उसमें क्या क्या आता है, उनके प्रॉफिट आते हैं और जो उन्होंने लोन उठाया वो आते हैं। तो हाँ, ये सारे के सारे बजटरी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लोन हो, चाहे फॉरेन लोन हो, चाहे उनके प्रॉफिट हो, ये सब क्या है, दीज आर ऑल नथिंग बट उनके रिसोर्सेज हैं। अब वो इनको खर्च कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं, तो बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें कोई इतने बड़ा वो नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इतना बड़ा। Which of the following statement is true regarding the scheme for financial assistance to states for the capital investment of for 2022-23? क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं स्टेट्स को, किस चीज़ के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पिछले साल ये स्कीम लाई थी गवर्नमेंट, इसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाते हैं क्या। हाँ सर, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाते हैं। ठीक है, खासकर ये क्यों आया था, कोविड पेंडेमिक की वजह से, कि कोविड पेंडेमिक में स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो हिट लिया है, अब चलो उनको हेल्प करते हैं। तो कितने साल का है ये, दिस इज 50 ईयर्स लॉन्ग, 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि तो इसको ग्रांट मान ले, नहीं, लोन है, वापस चुकाना है, इंटरेस्ट नहीं देना है लेकिन वापस चुकाना है। और इस बार के बजट में भी 23-24 के बजट में भी इस चीज़ को कंटिन्यू करा गया है। और ये जो जैसे लोन्स हैं ये कहाँ जाएंगे, दीज विल फॉर्म द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कल ही समझाया है, पूरा लोन है, ग्रांट नहीं है, तो कहाँ आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ई असेसमेंट स्कीम। ओके, एक नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बनाया गया था 1-2 साल पहले, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। इट अलाउज फेसलेस असेसमेंट ऑफ टैक्स पेयर, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है एकदम। कल को आप जब मान लो आईटी वाली सर्विस ज्वाइन करते हो तो फेसलेस असेसमेंट आप इसमें सपोर्ट करोगे। इट इज़ फॉर डायरेक्ट टैक्स पेयर्स, हाँ डायरेक्ट टैक्स वालों के लिए ही है ये, इसलिए बोल रहा हूँ ना, आईटी अगर ज्वाइन करोगे तो। द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इज इन बॉम्बे, नो इट इज इन दिल्ली। सो द स्टेटमेंट इज 1 and 2 करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, अच्छा ये क्यों है, मतलब समझ रहे हो ना, ई असेसमेंट मतलब फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस असेसमेंट क्यों है, ताकि अथॉरिटी के सामने ना जाओ आप, अथॉरिटी के सामने नहीं जाओगे तो चांसेस कम है कि करप्शन हो, तो इसलिए इसको ई असेस कर दिया गया है, फेसलेस बना दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल सेंसस। एग्रीकल्चरल सेंसस इज कंडक्टेड क्विनक्वेनियली, भाई साहब 5 ईयर इंटरवल, क्विनक्वेनियली मतलब कसम से कोई अपने बच्चे का नाम रख दे ऐसा, बच्चा केस ही कर देगा उस पर बड़ा होके, क्विनक्वेनियली। हाँ सही है भाई, 5 साल में ही होता है, हे भगवान। सबसे पहला 1970-71 में हुआ था, ये बात भी सही है। ठीक है, अभी तक कितने हो चुके हैं, अब ये वाला जो चल रहा है ये 11th चल रहा है अब,
जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, 2022 में जो लॉन्च हुआ था, 11th सेंसस चल रहा है। ओके, सो द स्टेटमेंट बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था क्या वो, पता नहीं। Consider the following statements. Agricultural GVA at constant prices has steadily increased in the last 5 years. Agricultural GVA at constant prices has steadily increased in the last 5 years. तो ये याद रखना, ये करेक्ट है, ठीक है। बहुत कम देखने को मिलता है स्टेडली वाली चीज़ें करेक्ट, बट इस केस में ये करेक्ट है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज सरपास्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली इन द लास्ट 10 ईयर्स। अगेन करेक्ट है स्टेटमेंट ये। हॉर्टिकल्चर जो है वो ज़्यादा चल रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से ज़्यादा चल रहा है, कम से कम 2012 से लेकर ज़्यादा चल रहा है ये। इस बार बहुत क्लोज था लेकिन ज़्यादा ही था। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, मैं ना ट्रेंड्स वगैरह कुछ बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे ना एक लेक्चर के अंदर, इकोनॉमी के इन्हीं लेक्चर्स के अंदर ट्रेंड्स वगैरह बता दूंगा एक लेक्चर में, ताकि अगर कुछ स्पेसिफिक पूछे तो आपको पता हो। सिलेक्ट द करेक्ट कोड अरेंजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा फूड ग्रेन इंडिया में कितना ज़्यादा होता है वो पूछ रहा है। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा राइस होता है, फिर वीट, फिर कोर्स ग्रेन और फिर पल्सेस। तो देख लो कहाँ है, राइस, वीट, कोर्स ग्रेन, पल्सेस, राइस, वीट, कोर्स ग्रेन, तो यही है। 398 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। टोटल इंडिया में पता है कितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है, 325 मीट्रिक टन के आसपास फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है इंडिया में टोटल। उसमें से ये दोनों जो हैं राइस और वीट, यही मिला के अराउंड 245 मीट्रिक टन के आसपास इन्हीं का होता है। 325 में से 245 मीट्रिक टन राइस एंड वीट प्रोड्यूस हो रहा है। इतना राइस और वीट प्रोड्यूस करता है इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल ट्रेड। एग्रीकल्चर की ट्रेड को लेकर अभी हमने वो देखा, अब इसके बारे इसकी ट्रेड का पूछ रहा है। इंडियाज एग्रीकल्चर ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली बीन इन सरप्लस इन द लास्ट 5 ईयर्स। हाँ भाई सही है बिल्कुल। इंडिया जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम करता है, सो दिस इज करेक्ट, सरप्लस में रहता है इंडिया। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इन वैल्यू टर्म्स हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो जब ये वैल्यू वगैरह की बात आ जाती है ना, तो इसमें हमेशा गड़बड़ होने लगती है। तो स्टेडली इंक्रीज नहीं हुआ है, ये बहुत ही रेयरली होता है स्टेडली इंक्रीज होना, है ना। स्टेडली इंक्रीज मतलब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बहुत रेयरली होता है। सो नो, दिस इज इनकरेक्ट, सो द आंसर इज ए ओनली। ओके, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट। अच्छा ये वो आ गया ना, अब एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन आ गए ना, ठीक है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। याद रखोगे, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वोट, ऑफ जूट। अभी इतने कर ले, वैसे भी एग्रीकल्चर वाला शुरू हो गया। सो अगर ऐसे देखोगे तो हम अब ये कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी और इस पे आ गए हैं, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि 401 से 475 ये जो पूरा है, ये जो 2 ब्लॉक्स हैं, एग्रीकल्चर, सब्सिडी, फूड प्रोसेसिंग, इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ये पूरा एक ब्लॉक में ख़त्म करा दूँ, एंड देन लास्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज एक ब्लॉक में ख़त्म करा दूँ। तो ये मैं कल डालने की कोशिश करूँगा लेक्चर, और ये शायद मैक्सिमम परसों आ जाएगा, तो हम इसे डन कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है। चलिए अभी के लिए इसे वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ लेट्स मीट टुमारो एट 8 PM वेयर आई विल बी डिस्कसिंग माई 2022 का पार्ट 2। ओके, तब तक के लिए दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। जय हिंद, वंदे मातरम।